Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी टेट के लिए संविधान का टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें बस वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ये संविधान टॉप 50 आपको यूपी टेट में भी काम देगा, सी टेट में भी काम देगा, यूपी टेट के जो है जूनियर में भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। यूपीएसआई पुलिस या यूपी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन में समझ लीजिए पूरा आपका संविधान कवर रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है तो उसको व्याख्या सहित जो है क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आप जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों देखिए, भारत का जो संविधान है वो लचीला एवं कठोर दोनों प्रकृति का है। लेकिन अगर देखेंगे विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका होता है, तो विश्व का सबसे कठोर संविधान जो होता है वो अमेरिका का होता है। जबकि विश्व का सबसे लचीला संविधान अगर पूछेगा तो विश्व का सबसे लचीला संविधान जो होता है वो ब्रिटेन का होता है। लेकिन हमारे देश भारत का संविधान जो है वो लचीला और कठोर दोनों प्रकृति का होता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 6 मूल अधिकार हैं तथा मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो दोस्तों, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान समय में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। यानी 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई हैं, जिसे हम लोग अगले क्वेश्चन में अगले सीरीज में पढ़ेंगे। दोस्तों, भाग कुल 22 हैं, अनुच्छेद 395 हैं तथा मूल अधिकार की अगर बात करें तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अर्थात एक मूल अधिकार जो है उसे हटा दिया गया है। तो ये संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार में अनुच्छेद 19F में था उसको हटा के वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है और इसे मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया है, अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो संविधान संशोधन हुआ था इसको हटाने के लिए वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य की चर्चा जो है मूल संविधान में नहीं थी, अर्थात मूल संविधान में कोई भी चर्चा नहीं थी मूल कर्तव्य का। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा कुल 10 मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया और फिर एक 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। इसके तहत 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य आपके एग्जाम में आ जाता है कि 11वां मूल कर्तव्य क्या है। तो देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना अभिभावक का मूल कर्तव्य है। यह आपका जो है 11वां मूल कर्तव्य है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको याद रखना है 2 क्वेश्चन में कि संविधान में अनुसूची 12 भाग 22 अनुच्छेद 395 मूल अधिकार पहले 7 थे, अब वर्तमान समय में 6 हैं। मूल कर्तव्य पहले जो है मूल संविधान में कोई चर्चा नहीं हुई थी, वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं तो मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में किया गया है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। जबकि मूल अधिकार को हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से प्रेरित है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार पहले था उसे वर्तमान में कहाँ रखा गया है, तो उसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों, अभी हमने बताया कि पहले मूल अधिकारों की संख्या 6 थी, वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या
पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान समय में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो जिस एक को हटाया गया वही ये है संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 19F में था। तो 19F में था तो ये मूल अधिकार था, लेकिन इसको हटा के अब 300 का में ले जाकर कर दिया गया और यह अब मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह विधिक या कानूनी अधिकार है। ये विधिक या कानूनी अधिकार है, यानी संपत्ति अब देना या ना देना जो है माँ बाप के अंडर में है, उस पर कानूनी प्रक्रिया वो कर सकते थे, लेकिन पहले जो है कर सकते हैं, लेकिन पहले जो था ये बच्चों का मूल अधिकार था, आप नहीं देंगे तो छीन लेंगे। ठीक। 5वां है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो हमने अभी बताया कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें मौलिक कर्तव्य की कोई भी चर्चा नहीं की गई थी, अर्थात उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। लेकिन एक स्वर्ण सिंह समिति आई जिसके सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्य जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो वर्तमान समय में तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन मूल संविधान में अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मौलिक कर्तव्य की कोई चर्चा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो दोस्तों देखिए, पहले मत देने का अधिकार 21 वर्ष के लोगों को था, लेकिन इसको घटा के 18 वर्ष का कर दिया गया है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार, वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो राज्यसभा को उच्च सदन या अमीरों का सदन कहते हैं और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। उसके बाद लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं या गरीबों का सदन कहते हैं। लोकसभा का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में है और आपको पता है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो है आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें जो होती हैं वो 245 हैं और लोकसभा में हमने आपको बताया था कि अधिकतम सीटें जो हैं 545 हैं। लेकिन दोस्तों 245 के जगह पे गलत बुलाइए। दोस्तों हमने बताया था कि राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं और लोकसभा में 552 हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो पीओके है उसके लिए 5 सीटों को छोड़ा जाता है। वर्तमान समय में कुल 245 सदस्य राज्यसभा के चुने जाते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और यहाँ पे पीओके के लिए 7 सीटें छोड़ी जाती हैं और इस समय जो है लोकसभा का चुनाव 545 सदस्य लड़ते हैं। इन 245 में से 2 को राष्ट्रपति स्वयं विभिन्न जो है क्षेत्रों में, दोस्तों 245 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं उसमें 12 लोगों को राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए डायरेक्ट मनोनीत कर लेते हैं, जबकि शेष जो 233 होते हैं विभिन्न पार्टियों से चुनकर आते हैं। 552 लोकसभा में से पीओके के लिए 7 अगर छोड़ दिया जाए तो 545 लोकसभा सदस्य के जो है चुनाव होता है, जिसमें से 2 को राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट मनोनीत कर लिया जाता है, जबकि 543 जो है विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव लड़कर निर्वाचित होकर आते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 12। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 2। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि संसद से कुल राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है, तो संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाएगा,
तब आपका उत्तर होगा 12 + 2 यानी 14, यानी तब आप उत्तर देंगे 14। जब संसद की बात करेगा, राज्यसभा की बात करेगा तो 12, लोकसभा की बात करेगा 2 और संसद की बात करेगा तो आप 14 उत्तर देंगे। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल 14 लोगों को मनोनीत किया जाता है, और यही जो हमने आपको बताया 14 वही प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में से कुल 14 लोगों को मनोनीत किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखिए दोस्तों, चुनाव लड़ने की उम्र है कि राष्ट्रपति का चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपका 35 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। वैसे राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। जबकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु 25 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। विधान परिषद का अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, जबकि विधानसभा के लिए 25 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। और किसी भी पंचायत चुनाव के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होगी, 21 वर्ष पूर्ण होगी तो आप उसका चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी पंचायत चुनाव हो। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, जिसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, और हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन के बारे में पूरा विवरण दिया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो इसमें त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के शिल्पकार को बताया गया है कि बलवंत राय मेहता जी जो हैं वो त्रिस्तरीय शासन प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार हैं। कौन है? बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि यही त्रिस्तरीय शासन प्रणाली या पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम को सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया? तो सर्वप्रथम उसे लागू करने वाला राज्य राजस्थान है, और अगर आपसे जिला पूछ लिया तो राजस्थान का नागौर जिला। अगर दूसरा राज्य आपसे पूछ लिया तो दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, दूसरा राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, पहला राज्य जो है राजस्थान है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको 11 क्वेश्चन बताया है टॉप 50 में से, और शेष क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में मिलेगा। ऐसे ही आप जो है देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और पढ़ाई मेहनत से करते रहिए।